नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, एक विशेष बात, हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको काफ़ी नॉलेज देना शुरू कर रहे हैं। छोटे वीडियोस का अर्थ है यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम थोड़ी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें भी आप अपना सपोर्ट अवश्य दीजिएगा। देखिएगा, पहली जानकारी, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने दोनों देशों के बीच शैक्षिक सहयोग के लिए, दोनों देश मतलब भारत और यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है, वहाँ के शिक्षा मंत्री डॉक्टर अहमद अल फलासी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीधी भाषा में यदि बोलचाल की भाषा में बताया जाए तो संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने आपस में शिक्षा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ज्ञापन खाड़ी सहयोग में अपनी तरह का पहला समझौता ज्ञापन माना जा रहा है। इस अभूतपूर्व ये जो ज्ञापन है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मौजूदा शैक्षिक सहयोग को और मजबूत करना। अभी भी काफ़ी अच्छा है, इसे और भी ज़्यादा मजबूत करना। आगे बढ़ते हैं। HCL टेक के संस्थापक शिव नाडर, है ना, शिव नाडर और उनके परिवार ने एडलगिव हुरून इंडिया पर परोपकारों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। देखिए, हुरून इंडिया जो है कई अलग अलग जगहों पर अपनी सूची जारी करता है। वहीं पर एक इनका है एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023। ये अलग अलग वर्षों में जारी करते हैं। इस वर्ष जो है शिव नाडर और उनके परिवार को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उन्होंने 2042 करोड़ रुपए का बड़ा दान दिया। यह लगातार 5वां वर्ष है जब 78 वर्ष की आयु में नाडर ने इस प्रतिष्ठित रैंक का दावा किया। आगे बढ़ते हैं। केरल सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क कर यह घोषणा करने की मांग की है। एक आप कह सकते हैं कि एक केस किया है, आप कह सकते हैं कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों से निपटने में अपनी संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का पूरा करने में विफल रहे हैं, है ना। जो इनकी संवैधानिक शक्तियां और कर्तव्य हैं विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के निपटने में, मतलब वो जो विधानमंडल से तो पारित हो जाता है, परंतु एट लास्ट वो आता है राज्य में। यदि विधानमंडल अथवा विधानसभा का होता है तो राज्यपाल के पास, वो उसको नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा केरल सरकार ने 2 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। केस नहीं है कि याचिका दायर की गई है, ध्यान रखिएगा, केरल सरकार के द्वारा, जिसमें राज्यपाल द्वारा लंबित विधेयकों को संभालने के तरीके पर चिंता जताई गई। टीपी विधानसभा सदस्य रामकृष्णन ने भी इस मुद्दे के समाधान के लिए अलग याचिका प्रस्तुत की। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। साउथ के लोग जो साउथ इंडिया से हैं वो तो ज़रूर ही पढ़ें इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड भारत और ताइवान के नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देकर अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठा रहा है। थाईलैंड जो है अब से भारत और ताइवान के जो नागरिक हैं उनके लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देगा, है ना, पर्यटन के लिए। यह कदम उच्च सीजन में करीब आते ही उठाया गया है और यह देश में अधिक आगंतुकों के लिए आकर्षित करने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। 10 नवंबर 2023 से शुरू होकर 10 मई 2024 तक भारत और ताइवान के पर्यटक बिना वीज़ा के, ध्यान दीजिएगा, पर्यटक, है ना, बिना वीज़ा के थाईलैंड में प्रवेश कर सकेंगे। इस निर्णय का उद्देश्य इन देशों में यात्रियों की थाईलैंड की सुंदरता का पता लगाना और देश के पर्यटन क्षेत्र में योगदान करना आसान बनाना है। आगे बढ़ते हैं।
माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 2 नवंबर 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया बेंगलुरु में, ठीक है। लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित और रक्षा मंत्रालय की रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा समर्थित इस कार्यक्रम का केंद्रीय विषय मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, जो प्रधानमंत्री जी का व्यू है, जो एक उनके द्वारा विजन है, ये है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। इसके अंतर्गत इस थीम के पूरे उस पर यह कार्य किया जा रहा है, जैसा इसका नाम भी है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो। काफ़ी अच्छी बात है और इसको एक बड़े रूप में किया जाने का ऐसा प्रयास किया गया। हमने जितनी फ़ोटोज़ वगैरह देखी, आप भी देख सकते हैं, थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं। हालांकि फ़ोटोज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जानकारी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत 2024 में प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेज़बानी के लिए तैयार है, जो 5G और 6G नेटवर्क की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ना। 5G और 6G नेटवर्क की प्रगति में एक महत्वपूर्ण कदम है कि भारत 2024 में प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेज़बानी करेगा। ये हालांकि हम थोड़ा जानकारी दे चुके हैं। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा जो है, यह एक चतुष्कोणीय आयोजन है, मतलब एक बड़े लेवल का आयोजन है और ITU मानकीकरण क्षेत्र के शासी सम्मेलन के रूप में ये कार्य करता है ना। अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते चलिएगा, इसको लेके चलिएगा, है ना, क्योंकि ये दूरसंचार मतलब ये एक ऐसी फील्ड है, आई थिंक कि आप लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो वाकई में इंटरेस्टिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। हम ऐसा नहीं कह रहे इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इंटरेस्टिंग, लेकिन हाँ, एक बार के देखने से, जैसा कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट मोस्टली लोग कर ही लेते हैं जज, बोलने के बावजूद भी, है ना, पता होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक मेंटली वो जज ऑटोमेटिकली कर ही लेते हैं। लेकिन हाँ, इसलिए उसमें से एक ये भी है मेरे ख्याल से, तो हमने जितना व्यू देखा है लोगों का, है ना, इसीलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी ये थी अंतिम जानकारी। मिलता है अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।